हेलो। लास्ट वीडियो में हमने परादी गुण और गुण के महत्व के बारे में समझा था, गुण के प्रधानता के बारे में। अब हम एक नए चैप्टर रस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि रस क्या है और रस की निरुक्ति क्या है। तो आयुर्वेद शास्त्र में जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है कि रस का मुख्यतः प्रयोग चार स्थानों पर हुआ है रस का वर्णन, जिसमें पहला क्या है, रस धातु। सप्त धातु में एक धातु कौन सा है, रस है। दूसरा, रस से हम लोग पारद को डिनोट करते हैं। तीसरा, रस कल्पना है, जिसे स्वरस कल्पना है। और चौथा, रस गुण विशेष है, जिसे हम मेनली द्रव्य गुण में हम इस रस गुण विशेष को ही पढ़ते हैं। अब एक एक करके सबका निरुक्ति देख लेते हैं। सबसे पहले रस धातु के संबंध में क्या है, रसति अहर गच्छति इति रस। रसति अहर गच्छति इति रस। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह हमेशा गतिशील रहता है। इस रस धातु शरीर में हमेशा गतिशील रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये रस की निरुक्ति हो गई रस धातु के संपर्क में। दूसरे, रस पारद। रसति भक्षयति सर्वान लोहान इति रस। अर्थात सभी प्रकार के लोहा को, सभी प्रकार के लौह को भक्षण करने के कारण, मतलब खुद में विलीन करने के कारण पारद की यह निरुक्ति दी गई है। उसके बाद रस कल्पना। रस कल्पना के संबंध में क्या निरुक्ति है, रसति शरीरे आशु प्रसरति इति रस। मतलब यह शरीर में जब हम रस का सेवन करते हैं, यहाँ पे मेनली स्वरस के बारे में कहा गया है। स्वरस जो है कि किसी पत्ती वगैरह को तोड़ मोड़ कर निचोड़ कर जो रस प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वरस कहते हैं। और ये शरीर में जाते ही जल से फैलना शुरू कर देता है, इसलिए इसे हम लोग श्लोक दिया गया है, रसति शरीरे आशु प्रसरति इति रस। और लास्ट है रस गुण विशेष के संबंध में, रस्यते आस्वादते इति रस। द्रव्य गुण के अंतर्गत हम इसी रस्यते आस्वादते इति रस का ही मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। मतलब रसना का जो विषय है, रसन इंद्रिय का जो विषय है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रस लक्षण क्या था। हम किस रस के बारे में पढ़ेंगे, जो रस गुण विशेष है इसके बारे में अध्ययन हम द्रव्य गुण के अंतर्गत में करेंगे। तो पहला क्या है, रस लक्षण देखना है। तो रसनार्थो रस चरक सूत्र 1/64 में बोला गया है। और रस लक्षणम आस्वाद, मतलब आस्वाद करने को क्या कहता है, रस कहते हैं। रसना के द्वारा ग्रहण होता है वह रस कहलाता है, या फिर रस इंद्रिय के विषय को हम लोग रस कहते हैं। तो रस लक्षणम, ये रस लक्षणम आस्वाद बताया है रस वैशेषिक ने, और रसनार्थो रस बताया है चरक सूत्र स्थान में। नेक्स्ट आते हैं रस की संख्या। तो रस की संख्या कितनी है, तो रस की संख्या जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम में भी उन्होंने पढ़ा ही होगा कि रस की संख्या कितनी है, 6। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर से हम मीठा, अम्ल से खट्टा, लवण से नमकीन, कटु से कड़वा, तिक्त से तीता और कषाय से कसैला को समझते हैं। लेकिन ये जो 6 है, इसके पहले रस के निर्धारण के लिए एक मत नहीं था। विभिन्न प्रकार के विभिन्न आचार्यों ने एक मतलब क्या सभा का आयोजन किया था, जिसमें सबने अपना अपना मत रखा था। उसे हम एक बार देख लेते हैं। एक ट्रिक है, ये ट्रिक मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ है, ये कलेक्टेड है, मैंने भी यूजी में पढ़ा था। भद्र शकुंतला मोहित हुई हिरण पर, कुमार वीर ने धर पकड़ा। ये ट्रिक से क्या होगा, आपको जो किस आचार्य ने रस की संख्या क्या बोला है वह याद करने में सुविधा होगा। जैसे भद्र से क्या है, भद्र कापी, इन्होंने रस की संख्या 1 बोला है और जल को ही रस माना है। नेक्स्ट शकुंतला से हो गया शकुंत ब्राह्मण, इन्होंने रस को 2 माना है, छेदनीय और उपशमनीय। मोहित हुई से हो गया मोदगल्य पुराणाक्ष, इन्होंने रस 3 माना है, एक छेदनीय, उपशमनीय और तीसरा साधारण। हिरण पर से हो गया हिरण्याक्ष कौशिक, इन्होंने रस को 4 माना है, स्वादुहित, स्वादुअहित, अस्वादुहित और अस्वादुअहित। कुमार से हो गया कुमार शिरा भारद्वाज, इन्होंने रस को 5 माना है, पंचभौतिक आधार पर आग्नेय, भौम, वायवीय, आकाशीय और पार्थिव। नेक्स्ट है वीर से वायुर्विद, इन्होंने 6 माना है, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। नेक्स्ट है निमि ने रस को 7 माना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निमि ने जो 7 माना है उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय को बोला है तथा साथ में क्षार अधिक बोला है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है धर से धमारगांव वडिस ने 8 बोला है, 7 उन्होंने निमि के अनुसार बोला है और 8वां जो है वो अव्यक्त बताया है। लास्ट में है कांकायन, 9 नंबर में कांकायन, इन्होंने रस की संख्या असंख्य मानी है। तो इस सभी मतों के देखने के बाद में पुनर्वसु आत्रेय ने क्या किया कि रस को इन सबों से एक सारांश करते हुए रस को 6 बताया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और यही रस अभी वास्तव में प्रचलन में है आयुर्वेद के अनुसार। आधुनिक मत से रस 4 ही हैं, मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त। मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त। बाकी जो है कटु और कषाय को ये स्पर्श इंद्रिय और मतलब
स्पर्श इंद्रिय तथा सेंसेशन के आधार पे उन्होंने उसका फीलिंग को होना बताया है। नेक्स्ट हम आते हैं रस का पंचभौतिक आधार क्या है। तो रस का पंचभौतिक, द्रव्य की भांति रस भी क्या है, पंचभौतिक होते हैं, लेकिन द्रव्य में जल मुख्य रूप से तथा पृथ्वी जल में प्रेजेंस होने के कारण मुख्य रूप से रस का समवायी कारण है। मतलब जहाँ रस होगा वहाँ जल और पृथ्वी उसमें रहेंगे ही, ये 100% है। पुनः अग्नि, वायु और आकाश, अग्नि, वायु और आकाश क्या होगा, सामान्य व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति, मतलब एक रस से दूसरे रस में डिफरेंट पैदा करने के कारण ये निमित्त कारण है तथा यह अप्रधान है। निमित्त कारण है, अप्रधान है, मतलब ये अगर रहेंगे तो रस के अलग अलग जो हमें सेंसेशन मिलता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मधुर रस में जल और पृथ्वी है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि है, तो अगर अग्नि के रहने से हमें अम्ल रस की प्राप्ति हो गई। तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भूतों के कम और अधिक संयोग के कारण से रस में प्रधानता होती है, या फिर कोई किसी द्रव्य को हम मधुर कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि रस पंचभौतिक है, मतलब पंचभौतिक है और पांचों महाभूत के आधार पर ही रस का निर्धारण है। तो अगर रस पंचभौतिक है तो उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, बट किसी में पृथ्वी महाभूत अधिक है, पृथ्वी में जल महाभूत अधिक है, किसी में अग्नि महाभूत अधिक है, तो उसी के आधार पर रस का क्या होता है, हम लोग को जो फीलिंग आता है वो अलग अलग आता है रस की फीलिंग, इसलिए हम उसे 6 भागों में बांट देते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। और ये जो रस का है कि कम अधिक संयोग होने पर ही हमें एक प्रधान और अप्रधान रस की अनुभूति होती है, इसी के आधार पर हम लोग रस, एक अनुरस का कॉन्सेप्ट है। अनुरस क्या होता है, यह रस की प्राप्ति के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम अनुरस कहते हैं। मेनली में रस और अनुरस में अंतर देखना है, रस और अनुरस में अंतर देखना है। रस क्या होता है, रस जैसे ही हम किसी द्रव्य को जिह्वा के स्पर्श में लाएंगे तो हमें रस की अभिव्यक्ति हो जाएगी, लेकिन अनुरस की अभिव्यक्ति उस समय ना होकर कुछ देर के बाद होती है। तो पहला है रस पूर्णतः व्यक्त होता है और अनुरस पूर्णतः व्यक्त नहीं होता है या फिर अंत में व्यक्त होता है। रस जो है वो प्रारंभ अवस्था से लेकर द्रव्य के शुष्क अवस्था तक स्थिर बना रहता है, और अनुरस शुष्क अवस्था तक अव्यक्त हो जाता है, उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। रस प्रारंभ में व्यक्त होता है और अनुरस अंत में व्यक्त होता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी किसी द्रव्य में रस जो होता है शुष्क अवस्था तक नहीं पाया जाता है। तो जिस द्रव्य में रस शुष्क अवस्था तक नहीं पाया जाता है वह रस उस द्रव्य का रस हो ही नहीं सकता है। जो प्रारंभ अवस्था में पाया जाता है वही उसका रस है। नेक्स्ट आते हैं हम रस का पंचभौतिक संगठन। तो चूँकि द्रव्य क्या है, पंचभौतिक है, बट महाभूतों की प्रधानता के आधार पर विभिन्न रसों के पंचभौतिक संगठन बताए गए हैं। जैसे ये जो भौतिक संगठन है वो चरक और वाग्भट के अनुसार है। मधुर में क्या है, जल और पृथ्वी, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि, लवण में जल और अग्नि, कटु में वायु और अग्नि, तिक्त में वायु और आकाश, और कषाय में वायु और पृथ्वी। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है कि ये नीचे के 3 में वायु है, बीच वाले लगभग 3 में अग्नि है, और तो यहाँ से आपको याद करने में इस पॉइंट से थोड़ा सुविधा होगा। सुश्रुत ने थोड़ा परिवर्तन किया है। सुश्रुत ने अम्ल में पृथ्वी और अग्नि के स्थान पे जल और अग्नि बताया है, तथा लवण में जल और अग्नि के स्थान में पृथ्वी और अग्नि बताया है, जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है सुश्रुत ने, तो उसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रस की भौतिक निष्पत्ति का कारण। हमें कैसे पता चलता है कि मधुर रस में कौन सा महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है, जल महाभूत है, उसे तो हम रस को तो हम देख नहीं सकते, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किस महाभूत में, किस रस में कौन सी महाभूत है। तो इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो किससे मिलता है, अनुमान प्रमाण द्वारा। इसे हम अनुमान प्रमाण द्वारा देख सकते हैं। जैसे हमने किसी द्रव्य का सेवन किया, मधुर रस का सेवन किया, मधुर रस सेवन करने के बाद में शरीर में क्या हो गई, ब्रिंघन कर्म हो गया, शरीर में ब्रिंघन कर्म हो गया, स्निग्धता आ गया। तो इस आधार पर इस जो आउटकम हुआ उस रस को सेवन करने से, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सा पंचभौतिक प्रीडोमिनेंट था, या पंचमहाभूत कौन सा महाभूत प्रीडोमिनेंट था। तो ये रस की भौतिक निष्पत्ति हमें अनुमान द्वारा होती है। नेक्स्ट है रस की उपलब्धि। तो क्या हमें रस का उपलब्धि कैसे होता है, तो रस की उपलब्धि 3 प्रमाण से होती है। एक तो सिंपली है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, और तीसरा है आप्तोपदेश। जैसे जो भी चीज़ खाने लायक है उसे तो हम प्रत्यक्ष जब खाते हैं तो रसना के स्पर्श इंद्रिय के रसन इंद्रिय के स्पर्श में आने से भी पता चल जाता है कि ये मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु, तिक्त, कषाय जो भी है। लेकिन अनुमान द्वारा कैसे होता है, कुछ जैसे लौहवादी का क्या है, आचार्यों ने बताया गया है कि इनका रस ये होता है, तो उसे हम खाकर नहीं देखते हैं, फिर उसे हम अनुमान द्वारा ही ज्ञात कर लेते हैं कि वो मधुर होगा या फिर ये अनुमान नहीं, ये आप्तोपदेश, स्वर्ण आदि का जो है, स्वर्ण आदि का जो रस है वो हमें आप्तोपदेश के द्वारा पता चल जाता है। और अनुमान द्वारा जैसे किसी द्रव्य में चींटी का लगना,
तो क्या होगा, ये मधुर रस होगा तो ही उसमें चींटी लगेगा। तो ये हम अनुमान के द्वारा देख सकते हैं। तो मेनली रस की उपलब्धि तीन प्रमाण से होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष से क्या होगा, रसन इंद्रिय के संयोग से प्रत्यक्ष हुआ, हमें पता चल गया कौन रस है। अनुमान से किसी द्रव्य में चींटी आदि का लगना, हमें पता चल जाएगा कि वो मधुर है। और आप्तोपदेश से सुवर्ण आदि जो लौह हैं उनका जो टेस्ट है या रस है वो हमें किसके द्वारा पता चलता है, आप्तोपदेश से पता चलता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि प्रत्यक्ष से हमें सामान्य रस के बारे में पता चलता है, अनुमान से विशेष रस के बारे में पता चलता है और आप्तोपदेश से प्रायोगिक रस के बारे में पता चलता है। यानी प्रायोगिक रस के बारे में मतलब रस का जो प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे रसों का वर्गीकरण। तो रस का वर्गीकरण हम देखते हैं दो तरह, रसों को मेनली जो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन्हें हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आग्नेय रस और एक है सौम्य रस। आग्नेय रस कौन सा है, कटु, अम्ल और लवण आग्नेय रस है। इनमें उष्ण गुण पाया जाएगा तथा ये पित्तवर्धन, विदाही और मूर्छा जनन करेंगे। उसके अपोजिट है सौम्य रस, मधुर, तिक्त और कषाय। ये सौम्य है, इसमें शीत गुण पाया जाएगा और इनका कार्य जो होगा आग्नेय रस के अपोजिट, जैसे पित्त का शमन करेगा, अविदाही होगा और मूर्छा का शमन करेगा। ये हो गया रसों का इस प्रकार से वर्गीकरण आग्नेय और सौम्य के हिसाब से। नेक्स्ट है लाला स्राव या सेक्रेशन ऑफ सलाइवा के आधार पर हम रस को 3 भागों में बांट सकते हैं, स्राववर्धक, स्राव शोषक और सांद्रता परिवर्तक। स्राववर्धन मतलब जो सलाइवा के सेक्रेशन को बढ़ा दे तो कटु और अम्ल, जो सेक्रेशन को कमा दे वो है तिक्त और कषाय, और जो उसके कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन ला दे वो क्या है, मधुर और लवण। ये सलाइवा के आधार पे है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम रस के बाकी गुण कर्म आदि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।